ने और फिर कांग्रेस ने हमारे सारी देवी देवताओं को, सारी सनातन संस्कृति को, सारे सनातन धर्म को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया। हमारे भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन ना कोई प्राइमरी में, ना कोई मिडिल में, ना कोई हायर सेकेंडरी में, ना कॉलेज में। अरे बताओ, ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के प्रश्नों को अगर शिक्षा से बाहर कर दोगे तो भारतीय संस्कृति कहां से समझाएंगे। ये हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अगर आपने उनके भाषण सुने होंगे तो एक बात जरूर की होगी, और वो ये कि उनके भाषण में भगवान कृष्ण का उल्लेख जरूर मिलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही ऐलान किया कि जहां भगवान राम के चरण पड़े उन्हें रामवन गमन पथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख प्रमुखता से करते हैं। यही नहीं, भगवान परशुराम भी उनके भाषण का अंग होता है। देश जब आजाद हुआ था तो देश की आजादी के बाद कांग्रेस को सबसे पहले अपने इन सारे पाठ्यक्रम को लाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस ने वो प्रयास नहीं किए। लेकिन सौभाग्य है नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके सभी अपने आराध्यों को, सभी महापुरुषों को, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे परशुराम जी से लगा करके सारे महापुरुषों को, सारे देवी देवताओं को, जिनके जीवन के अच्छे पाठ है, उनको अब शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ने का मौका दिया। भाजपा और सनातन का महिमा गान नया नहीं। भाजपा का आधार ही राम भक्ति है। राम मंदिर आंदोलन ने ही उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के पहले भगवान राम के साथ भगवान कृष्ण और भगवान परशुराम का उल्लेख कर भाजपा प्रदेश के दो बड़ी जातियों यादव और ब्राह्मणों को साधने में जुट गई। मध्य प्रदेश में 80 से 90 लाख यादव मतदाता है। मतदाताओं में 12 से 14% हिस्सा यादवों का है। बुंदेलखंड में तो यादव वोट चुनाव परिणाम में सीधा असर डालते हैं। डॉक्टर मोहन यादव को एमपी की कमान मिलने के पीछे की भी यही वजह मानी गई थी। उनकी ताजपोशी पर भाजपा ने एमपी के साथ यूपी और बिहार तक में यादवों को साधने की कोशिश की। खुद डॉक्टर मोहन यादव इसे समाज के लिए बड़ा सम्मान मानते। ये चुनाव मेरा चुनाव है, हम सबका चुनाव है, यादव बंधुओं का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा दिलाया, हम उस बात का आभार मानते हैं। ये धन्यवाद है भाजपा को, पहले बाबूलाल जी गौर को, और अभी आपके सामने मेरे को मौका दे करके लोकतंत्र की जय जयकार करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। हमें इस बात को धन्यवाद देना पड़ेगा। यही नहीं, भाजपा यादव समाज की उपेक्षा के लिए कांग्रेस को घेरने लगी है और हवाला दिया जा रहा है कि कैसे सुभाष यादव के नाम पर यादवों के वोट लेकर दिग्विजय सिंह को सत्ता का सिंहासन सौंप दिया गया था। सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, कांग्रेस ने यादव समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मेरे भाई और बहनों, ये वो पार्टी है जिसने यादव समाज के साथ सदैव अन्याय किया है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने यादव समाज को सिर माथे लगाकर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भगवान राम कृष्ण के साथ भगवान परशुराम का उल्लेख कर भाजपा दूसरे बड़े वर्ग ब्राह्मणों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि भाजपा इसे सनातन का सम्मान कहती है, चुनावी राजनीति से जोड़ने को गलत मानती है, तो कांग्रेस इसे विभाजनकारी राजनीति का नमूना करार दे रही है। चुनाव आते ही अगर किसी को मंदिर और भगवान याद आते हैं वो कांग्रेस है। बाकी धर्म और हमारे देवी देवता हमारे लिए राजनीति नहीं, आस्था का विषय है। जब जब हमारी सरकारें रहीं, हमने अपने आध्यात्मिक और सनातन वैभव को स्थापित करने के लिए जो कदम उठाए, उसी का आज डंका पूरे देश में और पूरे विदेश में ये आगे भी चलता रहेगा। पर चुनाव हम विकास के नाम पर लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आते हैं तब इस तरह की बातें वो लोग करते हैं, ये उनके एजेंडा में रहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन्हें जनता ने जिसके लिए चुना है, जो उनको दायित्व मिला है मुख्यमंत्री के नाते, उन दायित्वों का निर्वहन वो करें। संत कबीर ने कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। लेकिन राजनीति का अपरिहार्य अंग है, इसे भी नहीं नकारा जा सकता। एक सर्वे की माने तो मध्य प्रदेश में 65% मतदाता अपनी जाति वाले उम्मीदवार को ही वोट देते हैं। यही वजह है कि यहाँ जातीय आधार पर टिकट बंटते हैं और सीएम पीएम के चेहरे भी तय होते हैं। ऐसे में देवी अवतारों से जातियों को साधने की बात को नकारा नहीं जा सकता।
देखना यह है कि कवायद कितनी सफल होती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जन्म जात ना पूछिए का जात अरुपात। लेकिन बात जब सियासत की आती है, सबके मायने बदल जाते हैं। जाति भी उन्हीं में से एक है। जातीय समीकरण पर टिकट तय होते हैं, CM और PM के चेहरे तय किए जाते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि जातीय समूह को साधने में कोई भी कोर कसर बकाया नहीं रखता। जातियों के प्रतिमान और शिखर पुरुष भी होते हैं, इसीलिए उन पर भी फोकस होता है। मध्य प्रदेश की सियासत में भी ऐसा ही चल रहा है। भाजपा में एक नारा था, जय श्री राम। अब उसमें जय श्री कृष्ण और जय परशुराम भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस पर आरोप यह है कि उसने दैवीय अवतारों और महापुरुषों को उनकी गरिमा के अनुरूप मान ही नहीं दिया। अब क्या है इन आरोपों की सच्चाई, कितना असर करेगी जातीय समीकरणों को साधने की सियासत, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं उससे पहले एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। पहले जय श्री राम, अब जय श्री कृष्ण और जय परशुराम। बड़े वोट बैंक को साधने भाजपा ने चल दिया दाव। क्या चुनाव में नकारे जा सकते हैं जातीय समीकरण? लोकसभा चुनाव में कितना असर करेगा जातीय फैक्टर? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND 24 में। वंदना जी, ये कबीरदास जी ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। लेकिन राजनीति की जब बात आती है तो ये सब जो मायने धरे के धरे रह जाते हैं, आखिर क्यों? नमस्कार प्रिशिता जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है वंदना जी। देखिए, ये जो कहावत है संत कबीरदास जी की, बिल्कुल सही कहावत है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। मतलब जिस व्यक्ति में जो काबिलियत है, जिस व्यक्ति का जो ज्ञान है, जिस व्यक्ति में जो महत्ता है, उस व्यक्ति की जो पहचान है उससे होनी चाहिए। अवश्य ही कोई किसी कुल में जन्म लेता है, किसी जाति में जन्म लेता है, तो उसे उस जाति पर, उस कुल पर, उस धर्म पर गर्व होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, मैं अपनी स्वयं की बात करूं, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, अवश्य मुझे गर्व है कि मैं एक ब्राह्मण हूं, एक सनातनी हूं। इसी प्रकार से जिसने जिस कुल में जन्म लिया है उसे उस पर घमंड होता है। लेकिन अगर हम जाति की बात राजनीति में लाएं तो भारतीय जनता कभी भी जाति को अपना चुनावी एजेंडा या मुद्दा नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और आगे भी लड़ती रहेगी। अपितु कांग्रेस पार्टी इसके उलट, आपको याद होगा एक नारा हुआ करता था राजीव गांधी जी के समय पर कि जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। ये नारा लाने वाली कांग्रेस पार्टी, ये विचारधारा लाने वाली कांग्रेस पार्टी, आपने देखा है किस प्रकार से जाति के आधार पर जनता को लड़ाती है। इनके जो राहुल गांधी जी हैं, वो अपनी पैतृक सीट अमेठी और रायबरेली छोड़कर वहां से जाकर चुनाव लड़ते हैं जहां माइनॉरिटीज की संख्या ज्यादा है। तो ये सब जाति के आधार पर लड़ाना और जाति का भेद करना, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, उनकी नीति है। हमारी नीति ये कभी भी नहीं रही। संगीता जी, आरोप लग रहा है सीधा सीधा कि जाति के आधार पर बांटने की ये सब आप इस तरह की सियासत करते हैं। देखिए, सियासत कौन करता है ये तो देश जान रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना पड़ता है कि मैं ओबीसी से हूँ। मध्य प्रदेश में ओबीसी से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में यादव समाज से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और कहते हैं कि हम जाति पर बात नहीं करते हैं। अरे आपने जातियों को लड़ाया, धर्मों को लड़ाया, समाजों को लड़ाया। मणिपुर सबसे बड़ा दो समाज में लड़ रहे हैं और बड़ी लेवल पर हिंसा हो रही है और उस हिंसा को बुझाने का काम नहीं किया जा रहा है। हर दिन बेटियों की अस्मिता वहां लूटी जा रही है, पर प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं।
जाति धर्म को लड़ाना और आस्था के साथ खेलना, यही तो भाजपा का काम है। अभी मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रही थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम कृष्ण जी की बात करते हैं, हम परशुराम जी की बात करते हैं। तो भाई सरकारें संविधान से चलती है, संविधान से हटके आप चलेंगे तो जरूर इस तरीके की बात करेंगे। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अभी निवेदन करती हूँ कि कल ही आप मोदी जी के खिलाफ धरने पर बैठ जाएं और मोदी जी यदि सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो, यदि सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो मोदी जी के खिलाफ आंदोलन करें और मोदी जी से सवाल करें कि जो बीफ कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से देश में सबसे ज्यादा गोमाताओं की हत्या हो रही है, सबसे बड़ा देश हमारा देश निर्माता निर्यात करता है वो बीफ का, और गो बीफ की कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया है। तो अब आप बताइए कि कैसे गो भक्त, कैसे कृष्ण भक्त और कैसी बातें करते हैं आप। मतलब वोट लेने के लिए कितना स्तर गिरा सकते हैं? क्या भगवानों का सहारा ले रहे हैं, गोमाता का सहारा ले रहे हैं? अरे अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप लड़िए और मुद्दों पर लड़के दिखाइए। आप 2 करोड़ रोजगार की बात करके दिखाइए, आप महंगाई कम करने की बात करके राहुल गांधी तो अपनी यात्रा में ओबीसी की बात करते हैं, कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करती है। मैं भी भगवान को मानती हूँ, जैसा अभी बोल रही थी कि हमें ब्राह्मण होने पर गर्व है, तो हमें भी गर्व है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे ठीक है। वंदना जी से एक छोटा सा जवाब, फिर संदीप जी का रुख करूंगी मैं। समाज को ठीक है संगीता जी, वंदना जी एक छोटा सा जवाब। देखिए संगीता जी जो ये बातें कह रही हैं कि हम धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर लड़ाते हैं, तो संगीता जी पहले आप अपनी पार्टी के गिरेबान में झांक कर देखिए कि जातीय समीकरण कौन साधता है, जाति के आधार पर जनता को कौन लड़ाता है, जातिगत जनगणना की बात कौन करता है, किसने जाति के आधार पर हमेशा आप लोग करते हैं। हम सबको बराबरी का अधिकार दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा है हम बराबरी का अधिकार दिलाना चाहते हैं। एक हिस्सा है ना, और राहुल गांधी ने सवाल पूछा है आपके नाम पे वोट तो यहाँ पर की जाएगी। बाकी समय आपको मजाक में मक्खन टेकना अच्छा लगता है। जातीय समाज के हम तो जनगणना की मांग करते हैं और हमने सार्वजनिक मांग की, हमारे मैनिफेस्टो में भी मांग कर रहे हैं, पर उन्हें अधिकार क्यों नहीं देते? आप उनके नाम पर वोट मांग लेते हैं। आप यादव समाज के नाम से वोट मांग रहे हैं, आप ब्राह्मण समाज के नाम से वोट मांग रहे हैं, पर क्या उनको उनका अधिकार दे रहे हैं? शांत हो जाइए, मैं संदीप जी का रुख करूंगी, एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेते हैं। ठीक है, शांत हो जाइए, आप दोनों का रुख करूंगी। संदीप जी, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक सर्वे आया है, उसमें ये सामने आई है चीजें कि मध्य प्रदेश में 60% से लगभग इतनी आबादी जातीय आधार पर वोट देती है। तो इससे नकारा नहीं जा सकता कि ये जो फैक्टर है वो बहुत प्रबल है और वो चुनावों में बहुत तेजी से काम करता है। आपको क्या लगता है? देखिए प्रशीजा जी, ये बात सही है कि जातीय आधार पर वोट पाने की राजनीतिक दलों में हमेशा से कोशिश होती आ रही। अब दिखने लगी है, ये अलग बात है, क्योंकि जिस वर्ग का जहां वोट प्रतिशत ज्यादा होता है वहां उस वर्ग का उम्मीदवार, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई विकास की बात कर सकता है, कोई राम की बात कर सकता है, कोई कृष्ण की बात कर सकता है, जहां जैसी परिस्थिति होती है वहां वैसी बात की जाती है। अब मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं कि दमोह एक लोकसभा सीट है, वहां पर दोनों वर्गों ने लोधी वर्ग के उम्मीदवार उतारे हैं। आप देखिएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहां जाके कृष्ण की बात नहीं होगी, वहां जाके जातीय बात होगी। तो मेरा यह मानना है कि राजनीतिक दलों का शगल है, चुनाव आते हैं तो वोट कैसे पाए जाएं। कोई राम और कृष्ण की बात करेगा, कोई जातीय जनगणना की बात करेगा। अगर जातीय का इतना महत्व नहीं होता, जैसे आपने सर्वे की बात की है, तो जातीय आधार पर उम्मीदवार आखिर क्यों तय होते? तो मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक दलों को भी लगता है कि उनके काम, उनके संघर्ष की बजाय वोट पाने का एक आसान तरीका है जातीय ध्रुवीकरण, और उसीलिए उम्मीदवार वैसे उतारे जाते हैं जो जाति से संबंधित होते हैं। और इसका असर मैं ये कहता हूं कि देश की सामाजिक समरसता पर, प्रशिता जी ये मान के चलिए कि इन सारी परिस्थितियों का असर देश की, समाज की और शहरों की सामाजिक समरसता पर सीधा असर पड़ता है। राजनीतिक दल अगर इससे बचेंगे तो बेहतर है, मुझे ये संभावना कम ही लगती है। लेकिन ठीक है वंदना जी, यही कहा जा रहा था कि मतलब
इस बात से इनकार कर ही नहीं सकते कि जातीय फैक्टर काम नहीं करता या उस आधार पर टिकट नहीं जाते या चुनाव उस आधार पर नहीं लड़े जाते। क्योंकि आज ही के भाषण अगर हम देख लें और तमाम जो देख ले, श्री राम, उसके बाद श्री कृष्ण और अब परशुराम की बात हो रही है, तो ये साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि यादव वोटों को साधने की कोशिश, सरकार की संरचना भी उसी के लिए हुई है कि वोट सध जाए। उत्तर प्रदेश की बात की जाए या बिहार की बात की जाए, आपने 3-3 ओबीसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को दिए, तो इस बात से नहीं नकारा जा सकता। देखिए कृषिता जी, जहां बिहार और यूपी की जहां की बात हो रही है, वहां पे अभी वर्तमान में ही जहां पे यादवों का गढ़ है, वहां पे हमारे सांसद हैं। आपको पता ही है कि बिहार में भी हमारे जो यादवों का गढ़ है, वहां भी हमारे सांसद है और उत्तर प्रदेश में भी हमारे सांसद हैं। तो अगर हम ये जातीय समीकरण साधने के लिए अगर हमने यादव समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया होता, तो हमारे ये सारे पहले ही बन चुके थे, ये बाद में नहीं बने हैं, ये अभी नहीं, अभी के चुनाव में नहीं, पिछले चुनाव में बने हुए सांसद है। तो इस तरह की बातें और इस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी के साथ शोभा देती है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण साधने के प्रयास में कभी नहीं रहती। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि हम सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, हम सनातन को आगे ले जाने वाली पार्टी है। हम भगवान राम की जय बोलेंगे, हम भगवान कृष्ण की जय बोलेंगे, भगवान परशुराम की जय बोलेंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में रहने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, भारत वंश का जो परंपरा है, सनातन की परंपरा और भारतवर्ष के जो भगवान हैं, उनके नाम की अगर जयकार लगाना ये कांग्रेस पार्टी गलत मानती है तो मानती रहे। हम कहते हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री परशुराम। हाँ, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो भगवाधारी, जनेऊधारी कब बनते हैं आपको भी पता है, चुनाव जब आता है तब इन्हें पंगतें अच्छी लगने लगती है। उसके अलावा आप इन्हें सिर्फ इफ्तारी में देखेंगे। जितने भी हिंदू कार्यक्रम है उनमें आप कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं पाएंगे, चाहे वो भले ही स्वयं भी हिंदू हो, लेकिन आप उनको देखेंगे कि वो किन के कार्यक्रमों में जाते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कौन उनका वोट बैंक रहा है। लेकिन अब इन्हें समझ में आ गया है कि सिर्फ एक वर्ग विशेष को साधने से ये पूरे देश में प्रचंड बहुमतों से नहीं जीत पाएंगे। तो इन्होंने एक वो भगवाधारी जो चोला होता है, जो एक पाखंडी का चोला, जिस प्रकार से रावण ने सीता जी का वध करने के लिए, सीता जी का अपहरण करने के लिए चोला धारण किया था, उसी प्रकार से इन लोगों ने सत्ता का बड़ा आरोप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगाया था कि आपने सनातन का इतिहास छिपाने की कोशिश की, जैसा कि वो कह रहे थे सेक्युलरिज्म के नाम पर। ये बड़ा आरोप है। देखिए वंदना जी को सबसे पहले तो मैं ये समझा देती हूँ कि बोलती हाँ हम जय श्री राम बोलेंगे, तो बोलो ना, किसने रोका है? हम भी बोलते हैं जय श्री राम, पर जय श्री राम बोलिए पर उनकी मर्यादा का पालन कीजिए, राम राज्य स्थापित कीजिए। आप जय श्री कृष्ण बोलिए पर कृष्ण जी की प्यारी गौ माता का वध मत करवाइए, उनकी हत्या मत करवाइए और उनको गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। आप जय परशुराम बोलिए, हम भी बोलते जय परशुराम, पर परशुराम जी का जो न्याय था वो सबको, जनता को दीजिए। तो ये बोलना और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब आप बताइए चोलाधारी किसके पास है? भाजपा के पास है। आज सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो किन नेताओं ने किए हैं, ये सबके सामने है। अगर बोलो तो मेरे पास लिस्ट रखी, वो पूरी लिस्ट पढ़ के बता देती हूँ। तो आप जिस तरीके की बातें करते हैं, बोलते हैं ना कि मुंह पर राम और मन में कुछ और, तो ये इस तरीके की बातें करके आप जनता से केवल आस्था के नाम से वोट मांग सकते हैं, पर जनता के दिल में जाकर उनसे ये पूछिए कि महंगाई कितनी हो रही, किचन चलाना मुश्किल हो गया है। आप राम का नाम, कृष्ण का नाम लीजिए और ये कहते हैं ना कि हम लेते नहीं है नाम का नाम, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है और भगवान का मंदिर भी बनाते हैं हम, तो भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं और कार्यक्रम भी करते हैं। ये मानते संगीता जी के जय श्री राम कहने से, जय श्री कृष्ण कहने से वोट मिल जाते हैं जनता के। पूरी बात सुन लीजिए। अब बताइए कि इनकी सोच और कांग्रेस की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हम इसे आस्था का विषय मानते हैं, धर्म हमारी आस्था का विषय है। हम
पूजन पाठ घर में करते हैं। हम जनता को दिखाते नहीं कि आज हमने 16 सोमवार किए या आज हमने राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा। ये भाई रोज पढ़ते हैं, ये तो हम दैनिक रोज स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, पर उसके नाम से वोट नहीं मांगते हैं। हाँ, देश और सरकारें संविधान से चलती है तो हम संविधान के अनुसार देश चलता है। भाजपा की तरह नहीं कि आप इनसे पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश में 2 लाख रोजगार देने की बात कही थी शिवराज सिंह चौहान जी ने, ये क्यों नहीं दे पाए? ठीक है वंदना जी, जवाब दे किसानों की आय दोगुनी करने की कही थी, आज किसानों के सामने भगवाधारी रावण बनके आप सत्ता का हरण करने की कितनी भी कोशिश करें, और जनता जानती है आप कितनी भगवाधारी हैं आप लोग, और कितने चुनावी हिंदू है, सॉफ्ट हिंदू के प्रमोटर है। आप राहुल गांधी जी कहते हैं हम शक्ति से लड़ेंगे, आपकी जीतू पटवारी की बात करके आप क्या साबित करना चाहती है? मैं भी भगवान की भक्त हूँ, कृष्ण भगवान का भक्त होना क्या गलत नहीं, पर भगवान की मर्यादाओं पर तो चलना मामला उनके ऊपर चल रहा है। और आप कहते हैं, आप ये कहती हैं कि हमें सनातन की जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे ये बताइए, अगर आप लोग गाँव माता की इतनी चिंता करते हैं तो नारी शक्ति की चिंता क्यों नहीं करते? आपकी सूची में मात्र एक महिला चला, मात्र एक महिला, इतने प्रत्याशी घोषित किए, एक महिला का नाम, और बाकी आप कहते हैं कि हम नारी का सशक्तिकरण। मोहन यादव जी से कहिए मेरे साथ बैठे, मैं उनके साथ धरने पर बैठने को तैयार हूँ। गौ माता की कर लीजिए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु को बना दीजिए, नारी के नाम से चंदा तो मत लीजिए। महिलाओं पे रही है, महिलाओं के विषय कर रही है। दिग्विजय सिंह जी ने टन और आइटम बहुत ज्यादा सनातनी। ठीक है, दोनों शांत हो जाइए, संदीप जी का रुख करूंगी मैं। ठीक है, चाय का मांस का सेवन होता है आपकी पार्टियों में, कांग्रेस पार्टी की पार्टियों में, आप बात करती है। देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, गिरफ्तारी की दावतें खाते हैं, उसमें गौ सम्मान का सेवन होता है, तब क्या चला जाता है आपका ये गौ माता प्रेम? देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता जनता मूर्ख नहीं है, सब समझती है। और ये कहना कि जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोलने से वोट मिल जाते हैं, ये भी सही नहीं है, और जातीय आधार पर वोट मांगना ये भी सही नहीं है। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाए। संदीप जी, एक फैक्टर काफी समय से चल रहा है राजनीति में, सोशल इंजीनियरिंग जो कि हो रही है। यूपी से उठा था ये मुद्दा 2007 में, और ये देखा MY और DBM, बिहार और उत्तर प्रदेश, मुस्लिम यादव, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, वही फिर से अब देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए प्रशीदा जी, चुनाव जीतना है तो हमें सारे रास्ते अपनाने पड़ेंगे, इन्हें तो मैं कहता हूं हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। मैं जैसा अभी आपसे पहले कह रहा था, जिस वर्ग के जहां वोटर ज्यादा हैं, सोशल इंजीनियरिंग स्वाभाविक बन जाती है। आपके पास SC के लिए सीट आरक्षित हैं, ST के लिए सीट आरक्षित हैं, बचता कौन है? बचते हैं OBC। OBC में भी आप ये देखिए कि वर्ग विभाजित करके देखे जाते हैं, लोधी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, इधर ब्राह्मण देख लिया जाता, वहां क्षत्रिय देख लिया जाता, वैश्य देख लिया जाता। जहां आपको संभावना ये दिखती है कि इस वर्ग का प्रतिनिधि चुनाव जीत सकता है, हम लोगों के सामने कई ऐसे नाम आते हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कई बार, लेकिन पार्टियां टिकट दे देती हैं, क्योंकि उनके पास वो फीडबैक होता है कि जमीनी स्तर पर इस वर्ग के या इस समाज के प्रतिनिधि को वोट मिल सकते हैं। एक उनका अपना वोट बैंक होता है, दूसरा एक उम्मीदवार के जरिए वोट बैंक प्लस हो जाता है। जैसे सरकारें होती है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वोट उन्हें मिलते हैं। अगर विरोध में लोग हैं तो उनका वोट कट जाता है, और सकारात्मक है तो वोट का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा समीकरण तैयार करते हैं राजनीतिक दल जिसके जरिए उनका रास्ता आसान बने। और इसका बड़ा कारण यह है कि जहां जातीय समीकरण है उनको प्राथमिकता देते हैं। इसका असर राजनीति में पड़ता है, और कई बार योग्य लोग मैदान से बाहर हो जाते हैं, जातीय समीकरण के चलते अयोग्य लोग सामने आ जाते हैं। एक सवाल और संदीप जी, कि कौन सा राजनीतिक दल ये ठीक ढंग से कर पा रहा है सोशल इंजीनियरिंग? देखिए, वर्तमान दौर में तो बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। वो एक एक सीट का समीकरण देखती है। मुख्य बात यह है प्रशीता जी कि बीजेपी के अंदर एक गुटबाजी, जिसे हम कई बार कहते हैं पट्टावाद नहीं है कि ये हमारा कैंडिडेट होगा, इसे टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस में अगर कहीं ना कहीं है तो वो गुटबाजी में
या अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए ज्यादा संघर्ष होता है। और इस बार हम मध्य प्रदेश में वो देख भी रहे हैं कि कल आपने 3 सीटें दी और अब 3 सीटें हैं जिन पर यही संग्राम चल रहा है। बीजेपी कहां 29 सीटें अपनी घोषित कर चुकी है और आप आज भी उम्मीदवार के चयन में उलझे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ज्यादा बेहतर काम कर लेती है। संगीता जी, इस पर आपका जवाब। देखिए, बीजेपी पूरे साल केवल चुनाव प्रचार में व्यस्त रहती है, जनता के काम करती नहीं है। चुनाव के वक्त आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं और जब घोषणाएं पूरी नहीं होती है तो अमित शाह जी आके कह देते कि वो तो काम नहीं होंगे जनता से जुड़े, तो प्रचार किस बात का होगा? हाँ, हम देश की जनता को, वही मैं कह रही हूँ कि जो काम करना चाहिए वो तो करते नहीं है। इन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई कम होगी, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने तो चंदे का धंधा किया। पर इसके बाद तो हो गए ना चुनाव, और चुनाव हो गए, परिणाम हमारे सामने, विधानसभा के चुनाव हो गए हाल ही में, वो भी हमारे सामने है। हमारे संगठन की चिंता हमें है, हमारी संगठन की चिंता हमें है, हमारी रणनीति का हिस्सा है। हमें कौन सा टिकट कब डिक्लेयर करना है ये पार्टी ने तय करके रखा है। भाजपा के कहने पर हम टिकट डिक्लेयर थोड़ी करेंगे। भाजपा के कहने पर नहीं, वो तो आंतरिक मामला है आपका, लेकिन वो देरी फिर वो होता है ना कि टाइम नहीं मिला चुनाव की तैयारी में करने। ठीक है, समय की कमी है। एक आखिरी कमेंट वंदना जी से, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। फर्स्ट फेज की चुनाव थे, उसके लिए हमने टिकट ठीक है। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग शब्द है वो कांग्रेस का इजाद किया हुआ शब्द है। तो आप समझ सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग को लेकर कांग्रेस कितनी पॉजिटिव रही है शुरू से, और सोशल इंजीनियरिंग करती रही। आपने देखा किस प्रकार से इनके प्रवक्ताओं की लिस्ट आई है, उसमें भी इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा है कि हर जाति के जो इनकी प्रिय जातियां हैं उनके लोगों को इन्होंने मुख्य वक्ता, मुख्य प्रवक्ता बनाए हैं। तो जाति के आधार पर गुटबाजी करना ये कांग्रेस पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता किसी भी जाति का होगा, अगर वो कर्मठ है, निष्ठावान है, अगर उसकी जमीन पर पकड़ है तो वो टिकट उसे मिलेगा और वो वहां से प्रत्याशी बनेगा। एक बार का विधायक भी मुख्यमंत्री बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रैदास जी की कुछ पंक्तियां है कि जन्म जात मत पूछिए का जात तरुपात, रैदास पूछ सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। लेकिन सियासत में ये कुछ मायने नहीं रखता। जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई है मध्य प्रदेश में, ये देखना दिलचस्प होगा इस बार के चुनाव में। ये जातीय रूप से ये जो जमावट है, सोशल इंजीनियरिंग है, कर हर राजनीतिक दल रहा है, लेकिन कौन कितना अच्छे से कर पा रहा है और कितना फायदा उसको मिल जाता है। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।